हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल जो हम बोल सकते हैं बेनिफिट है वो हमें एग्रीकल्चरल साइंस में मिलता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा तरीके से एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है जिससे कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाया जाता है, क्रॉप में बायोपेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से क्रॉप्स को बचाया जाता है इंसेक्ट से, पेस्ट से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व साइंटिफिक टेक्निक सच एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर हम जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक प्लांट है जो कि आज तक एक विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता था, लेकिन हमने एक विटामिन का जीन उसमें डाल दिया तो अब वो विटामिन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि नए नए तरीके के विटामिन प्रोटीन्स हमको बना के दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा बीटी कॉटन जैसा एग्जांपल हम देखते हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन इसको बोला जाता है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली बैसिलस थुरिनजेनेसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। 2 मिनट में आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 2 मिनट। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोटीन को बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन अगर इंसेक्ट के गट में चले जाता है, इंसेक्ट के पेस्ट के गट में, इंटेस्टाइन में चले जाता है, तो ये प्रोटीन इंटेस्टाइन को, गट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, इट ब्लॉक्स गट ऑफ पेस्ट। ठीक है, हमको पता है कॉटन के प्लांट के जो लीफ होते हैं उसके ऊपर इंसेक्ट इल्लिया बैठती है, इल्लिया यानी कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर क्या करती है, वो उस लीफ को पूरा खा जाती है जिससे लीफ पूरा खत्म हो जाता है और लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कम होता है और प्रोडक्शन किसान को कम मिलता है। प्रोडक्शन किसान को कम मिलेगा तो उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बीटी कॉटन को डेवलप किया गया। बीटी कॉटन में क्या किया गया, बैसिलस थुरिनजेंसिस का ये जो बैक्टीरिया है ये क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन जब इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो ये भूखमरी से इंसेक्ट की मौत हो जाती है। इंसेक्ट की मौत हो जाती है ड्यू टू स्कारसिटी, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन के कारण इंसेक्ट की मौत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंडा है बैसिलस थुरिनजेंसिस का। तो हमने क्या किया, बैसिलस थुरिनजेंसिस का जो जीन है, डीएनए, क्राई प्रोटीन बनाने वाला डीएनए ही निकाल लिया, जीन निकाल लिया। तो ये जो जीन है इसको क्राई जीन बोलेंगे। तो ये क्राई जीन निकाल लिया। ठीक है, क्राई जीन को इंट्रोड्यूस किया टीआई प्लाज्मिड में। कौन से प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, टीआई प्लाज्मिड। तो इसको हम बोलेंगे टीआई, क्योंकि प्लांट में डालना है ना जीन, जीन किस में डालना है, प्लांट में, तो टीआई प्लाज्मिड का यूज होगा। और ये जो बैक्टीरिया, ये जो जीन है, इस जीन को अब ये प्लाज्मिड में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने आगे कौन से सेल में डाला, प्लांट सेल में। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने डाला आगे प्लांट सेल में। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हमने प्लांट सेल में डाला तो प्लांट सेल अब क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन। ठीक है, प्लांट सेल बनाएगा अब क्राई प्रोटीन। अब जब ये कैटरपिलर आएगा, कैटरपिलर प्लांट का लीफ खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट आया, पेस्ट ने जैसे ही प्लांट का लीफ खाया तो ये क्राई प्रोटीन भी पेस्ट की बॉडी में गया और एक ही बाइट के बाद उसके बॉडी की इंटेस्टाइन को यहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक कर दिया गट को, और ये स्टारवेशन के कारण मर गया। स्टारवेशन, भूखमरी के कारण मर गया क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो लीफ था वो बच गया और अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो बीटी कॉटन को प्रोड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है,
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे बीटी कॉटन की हमने बात की, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग प्लांट को हम मॉडिफाई करते हैं, उसमें नए नए जीन डाल के प्लांट को ऐसा बना देते हैं कि भाई वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करके दे सकता है। एनिमल्स के भी जीन हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एनिमल की, प्लांट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर, एक अगेन बायोटेक्नोलॉजी का ही मेथड है। टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन इसको बोला जाता है। इसमें प्लांट के जो सबसे ऊपरी सेल होते हैं, जिनको हम मेरिस्टेमिक सेल बोलते हैं, उनमें से एक टिश्यू आइसोलेट किया जाता है। मान लो ये प्लांट है, हरे कलर का बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये प्लांट है, डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनी है। तो ये प्लांट के जो ऊपरी सेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं बड्स, ठीक है। और ये बड जो है वो मेरिस्टेमिक टिश्यू से बनते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू में वो काबिलियत होती है कि वो कोई भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू इसको बोलते हैं, मेरिस्टेमिक सेल या मेरिस्टेमिक टिश्यू, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम आइसोलेट करते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू को हमने ले लिया, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू के हमने कुछ सेल ले लिए, ये मेरिस्टेमिक टिश्यू है। इन सेल को हम मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं। मीडियम वो चीज होती है जहां पे ग्रोथ के लिए सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये मीडियम हमने लिया, इस मीडियम में हमने ये मेरिस्टेमिक टिश्यू डाल दिया, इसको एक्सप्लांट बोला जाता है, एक्सप्लांट, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमिक टिश्यू हमने डाल दिया। ये मेरिस्टेमिक टिश्यू को अब क्योंकि ग्रोथ के लिए मीडियम मिल रहा है, तो ये बढ़ के बहुत बड़ा गुच्छा हो जाता है इसका, जिसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एक गुच्छा हो जाता है, जिसको बोला जाता है कैलस, ठीक है, कैलस। और ये कैलस में अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइन को प्रॉपर अमाउंट में डालें, ठीक है, ऑक्सिन अगर ज्यादा डालेंगे तो रूट फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइन अगर ज्यादा डालेंगे तो शूट फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सिन साइटोकाइन के कारण, ठीक है, जब इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइन मिलाए जाते हैं तो यहां पे रूट और शूट फॉर्मेशन होता है, रूट एंड शूट फॉर्मेशन होता है। तो इसी को ऑर्गेनोजेनेसिस भी बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। और एक प्लांट की और एक कॉपी हमको क्लोन कॉपी मिल जाती है, ठीक है। एक प्लांट की फिर से क्लोन कॉपी हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक प्लांट में रूट और शूट फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये कैलस को अलग करके इसके सेल हम यहाँ पे अलग कर दे, ठीक है। तो ये कैलस के कुछ सेल इधर, कुछ सेल इधर, कुछ सेल इधर, और हर सेल को मीडियम में ग्रो किया जाए, हर सेल को मीडियम में ग्रो किया जाए, तो बहुत सारे कैलस फॉर्म होंगे। एक कैलस, दूसरा कैलस, तीसरा कैलस, ऐसे हजारों कैलस हम फॉर्म कर सकते हैं, और हजारों कैलस से हजारों प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चरिंग। तो टिश्यू कल्चरिंग के मदद से हम एक प्लांट से हजारों प्लांट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हम इस थ्योरी में देखते हैं कि भाई टिश्यू कल्चर में क्या होता है। तो टिश्यू कल्चरिंग इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोपोगेशन, इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। लार्ज स्केल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट को हजारों लाखों की तादाद में हम इसमें बना सकते हैं विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक इज ऑल्सो बेस्ट मेथड फॉर स्टोरिंग जर्म प्लाज्म यानी प्लांट के जो सेल है जो डिवाइड होने की काबिलियत रखते हैं और किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखते हैं, जैसे मेरिस्टेमिक सेल हमने अभी बोला। तो जर्म प्लाज्म को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक, ठीक है। और ये टेक्निक मेनली उन्हीं प्लांट के लिए यूज होती है जिनके सीड रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं? ऐसे सीड जिनमें से वाटर लॉस हो जाता है, जो सूख जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब सीड इनएक्टिव मतलब सीड ज्यादा टाइम तक के लिए जिएगा नहीं, सीड ज्यादा टाइम के लिए रहेगा नहीं एक्टिव, ठीक है। अगर एक प्लांट है, मान लो मौसम्बी का प्लांट है या कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, जिसको हमको आज से 100 साल बाद भी वो प्लांट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसकी फूड प्रोडक्शन, उसका जो फ्रूट प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि उसको हमें आज से 100 साल बाद भी ग्रो करना है।
तो हम क्या करेंगे, उसका सीड तो 100 साल बाद तक जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि वो सूख जाएगा। तो ऐसे में हम ऐसे प्लांट की क्या करेंगे, हम ऐसे प्लांट की टिश्यू कल्चरिंग करके उसको 100 साल बाद भी हम उसका जर्म प्लाज्म स्टोर करके रख के उसको 100 साल बाद भी ग्रो कर सकते हैं। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड जो होते हैं उन प्लांट में ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। तो देखो नीचे रिकैल्सिट्रेंट का मीनिंग भी दिया है। रिकैल्सिट्रेंट मीन्स द रिडक्शन इन द सीड मॉइस्चर, धीरे धीरे सीड का मॉइस्चर कम होने लगता है, ठीक है। बिलो सर्टन लेवल फ्रीजिंग ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द सर्वाइवल एंड प्रेजेंट डिफिकल्टी इन स्टोरेज, ठीक है। तो सीड का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है और ये डिफिकल्टी होता है इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। हेयर सब सेल्यूलर डैमेज ऑफ सीड ऑकर एंड अकम्पनीड बाय सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ वायबिलिटी, तो सीड की वायबिलिटी लॉस हो जाती है, सीड पूरा पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम सीड को 100 साल के लिए स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन टिश्यू कल्चर के मदद से ये किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है दैट इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी खत्म होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चरल यूज किस तरीके से होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।